हम इस समय चल रहे हैं गाजीपुर ज़िले के करंडा ब्लॉक में तुलापट्टी ग्राम सभा में, और यहाँ पर इस गांव को देखते हैं, इस गांव की संस्कृति और इस गांव की परंपराओं को समझते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। आप एक बार अपना परिचय बता दें। मेरा नाम शशिकांत दुबे है। कि जिसे आप अपनी गांव की किस प्रतिभा से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं? मेरा देश गुलाम रहा है, लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उस लड़ाई में भी हमारे गांव की अग्रिम भूमिका रही है। उस भूमिका में एक हमारे बड़का बाबू थे, पंडित दल सिंगार दुबे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। उनका भी बहुत बड़ा योगदान आज़ादी की लड़ाई में रहा। और उसी क्रम में यहाँ एक राम रेखा दुबे जी भी थे, वो भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़े हैं आज़ादी की। और वर्तमान में भी हमारे गांव से प्रतिभाएं बहुत निखरी हैं। क्लास 1 के ऑफिसर विद्युत बोर्ड के लोग रहे हैं नए बैच में जी। और अभी भी बच्चे मेहनत करके काफ़ी प्राइवेट कंपनियों में भी जाके ऊंचे ओहदे पे काम कर रहे हैं। तो हमारे गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हाँ, दिक्कत थोड़ा ये होती है कि जो प्रतिभाएं निखर जाती हैं वो गांव छोड़ के बाहर में अच्छे महानगरों में, अच्छे शहरों में अपना बसेरा बना लेती हैं। और गांव में अगर वो आते, गांव में बसेरा बनाते, तो उनसे कुछ गांव के युवाओं को, नौजवानों को एक प्रेरणा मिलती, उनके साथ उठने बैठने बोलने का मौका मिलता, तो बच्चे कुछ और सोच अपनी रखते। प्रधान जी का कहना था, हमको आज भी मतलब पढ़ने को भी मिला है, स्वर्गीय दल सिंगार दुबे महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनकी लिखी किताब में एक बात आती है, उस किताब का एक लाइन या 2 लाइन मुझे याद है, उसमें लिखे थे वो, उनसे पूछा था कि आपने सच्चा समाजवाद, आप किस ढंग से आप सच्चे समाजवाद को देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाथी को मन भर और चींटी को कण भर मिलता रहे, तभी सच्चा समाजवाद समझ में आएगा। हम इस समय बैठे हैं तुलापट्टी गांव के ब्राह्मणपुरा गांव में। हमारे साथ हैं भद्रसेन दुबे जी, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, और आइए जानते हैं गांव के विषय में इनकी क्या राय है और क्या अपने गांव से प्रभावित रहते थे, ये बताएंगे। अच्छा, ये आप बताइए हमको कि आपके गांव में संस्कृति, और क्या आपके गांव की संस्कृति क्या है या क्या आपको अच्छा लगता था? हमारे संस्कृति में तो ये है कि हम पूरा गांव जो है, नया से नया जो भी सांस्कृतिक या शास्त्रीय ये चेतना आती थी, हमारे गांव वाले उसको सबसे पहले पकड़ लेते थे। अच्छा। जैसे कि आर्य समाज का जब वो हुआ, तो हमारे यहाँ आर्य समाज के लोगों ने उसको बहुत अच्छे ढंग से पकड़ा। अच्छा। हाँ, पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति में हम लोग हमेशा रमे रहते थे और उसको ठीक से परखते और जांचते थे। एक बात और निकल के आई थी, आप ही संजोग से बातचीत में बता रहे थे कि जो जीवित पुत्रिका का व्रत था, हाँ, वो व्रत हमारे गांव की, आपके गांव की महिलाएं सामूहिक रूप से करती थी। हाँ, सब लोग जीवित पुत्रिका व्रत करती थी। उसके बाद शाम को जाती थी, वो हरियानंद बाबा का एक पोखरा है, जी, बहुत बड़ा, जी। वहाँ पर इकट्ठा होती थी, सम्मिलित रूप से स्नान भी करती थी उसी में। जी। हाँ, आप बनाई परंपराएं आपकी हैं, तो ये अच्छी परंपराएं आपको लगती हैं? बिल्कुल ठीक लगती हैं। इससे आपस में प्रेम रहता है, एक के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में सुखी, सभी लोग रहते हैं। यानी पूर्वजों ने हाँ, इस गांव को कुछ न कुछ अच्छा दे के दिया है, बहुत हाँ। अच्छा दिया है। आने वाली पीढ़ी से आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? चूँकि आपकी उम्र भी 90 साल है, तो आप आने वाली पीढ़ी से क्या
मतलब चाहते हैं कि वो क्या करें? चाहते हैं कि परंपरा चलती रहे और लोग अपना ईर्ष्या द्वेष यही सब इसमें ना लाए। यानी तरक्की सब लोग करें, कोई जी। बात नहीं। यानी परंपराओं के बीच में आपसी मतभेद को कोई न लाए, नहीं। आपकी यही युवाओं से और गांव के नागरिकों से अपील है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नीलेश जी, आपको लोग बता रहे हैं कि आप तो तबला में विशारद है, तो तबला की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे मतलब आपने बजाना शुरू किया? तबला मैं जब बहुत छोटा था तो हमारे घर पे ट्रैक्टर वगैरह था, ट्रैक्टर में बैठ बैठ करके रोज़ शाम को गाना गाता था और साथ में उसी को बजाता था। तो हमारी दीदी ऐसे ही एक बार बोली कि ये तबला ढोलक बजाएगा। हमको ढोलक नहीं बजा पाऊँगा, जैसे 2 ठो ऐसे कुछ रखा रहेगा तो उसको बजा लूँगा। तो बोली कि तबला, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि तबला होता क्या और कैसा दिखता है। फिर हमारे गांव में हमारे पिताजी, हमारे गांव में एक तबला के बहुत अच्छे जानकार हैं, पंडित प्रेम प्रकाश दुबे जी। उन्होंने मुझे प्रारंभिक शिक्षा तबले की दी और फिर बाद में 2-3 साल तबला उनसे सीखने के बाद फिर मैं बनारस चला गया। BHU से मैं BMUज किया हूँ तबले से। फिर मेरे गुरुजी रहे हैं गुदई महाराज जी के बड़े बेटे पंडित कुमार लाल मिश्रा जी, फिर उनसे मैंने शास्त्रीय संगीत तबला सीखा मैंने उनसे बनारस में रह करके। जी। तो आज भी आप तबले का अभ्यास करते हैं? बिल्कुल, तबले का रोज़ प्रतिदिन मैं अभ्यास करता हूँ। और तबला बजाने के लिए मतलब कोई मंच या कहीं जाना भी होता है? बहुत मैं 2005 में मैं हेमा मालिनी जी के बंगले में भी तबला परफॉर्म किया था गज़ल के साथ। अच्छा, उसके बाद लगभग ऑल ओवर इंडिया में प्रोग्राम कर चुका हूँ। आप एक बार पहले अपना नाम बता दीजिए। अभिनव कुमार द्विवेदी, अच्छा, ब्राह्मणपुरा घर है। अच्छा। चलिए, ठीक है। एक चीज़ हम अभी देखे हैं, देखे भी हैं, आपके गांव को बड़ा अच्छा भी लगा है और कुछ लोगों से बात भी किए थे, तो उसमें एक चीज़ निकल के आई कि होली की परंपरा यहाँ जो है बहुत अच्छे ढंग से और एक जगह लोग मनाते हैं हर 12 वर्ष में। हम ये जानना चाहते हैं कि इस परंपरा की नींव कैसे पड़ी? बहुत पहले, करीब 100-150 साल पहले एक साधु जी आए थे और यहीं पे आए थे, और उस समय हमारे गांव में बहुत वैमनस्य था। उस वैमनस्य को दूर करने के लिए ये 11 साल के बाद हर परिवार में एक बार पारी आती है, और उस पारी को आज तक हमारे गांव के सभी लोग निर्वाह करते हैं। अच्छा। तो आप भी उस परंपरा को? हाँ, और आप सभी लोग इस परंपरा को मानते हैं। यहाँ तक कि जो बाहर के लोग होते हैं, गांव से बाहर के लोग होते हैं, जैसे गाजीपुर के होते हैं, बनारस के हैं, वो भी हमारे गांव में उस दिन आ जाते हैं। अच्छा। और जहाँ तक जैसे खान पान भी नहीं रहता है, लेकिन उस दिन उसके दरवाजे पर जिसकी पारी होती है उसके दरवाजे पर लोग जाते हैं और उसका जलपान करते हैं, पूरा ढंग से रहते हैं। आपके गांव में हम देखें मंदिर ज़्यादा है, और हमको लगता है कि शिव जी का मंदिर है, आदिशक्ति माँ भगवती का मंदिर है, अष्टभुजी माई का मंदिर है, अष्टभुजी माता के मंदिर है, और तमाम मंदिर हैं। तो मंदिर के प्रति आस्था लोगों की कितनी है यहाँ पे? लगभग मान के चलिए 100% है। इक्का दुक्का लोग जो नास्तिक किस्म के हैं, थोड़ा सा वो है अभी हमारे गांव में हैं, इक्का दुक्का, 1-2 लोग इक्का दुक्का। हाँ, तो मान लीजिए वो भी परंपराओं को तो वो लोग फॉलो हाँ, करते वो होंगे। भी परंपराओं के, इस परंपरा को ज़्यादा फॉलो करते हैं। होली जैसे- वाले? हाँ, होली वाली परंपरा को वो भी फॉलो करते हैं। अच्छा। जैसे वो नास्तिक टाइप है, भगवान में थोड़ा सा विश्वास कम रहता है, लेकिन बाकी उनके घर वाले भी पसंद।
एक बार अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर्बानंद दुबे। आज भी कहीं गांव में अगर किसी के घर फंक्शन होता है तो आप वहां पहुंचते हैं? जरूर प्रयास करता हूँ। जी जी। आपके गांव की एक बड़ी अच्छी परंपरा हमको देखने को मिली है कि जब किसी का अंतिम संस्कार होने के लिए जाता है गंगा घाट पे, तो कुछ लोगों ने बताया कि लगभग हर घर से एक आदमी जाता है। तो क्या बात सही है? ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ये पूर्व से ही चला आ रहा है? पूर्व से चला आ रहा है। हमारे गांव में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता परवाह करने के लिए। जी। जैसे ही कोई सूचना मिलती है तो सब लोग चल देते हैं। अच्छा, आपने स्वतः? हाँ, स्वतः संज्ञान से। आप अपना परिचय बताएं। हमारा नाम वेद प्रकाश तिवारी है। मैं ग्राम ब्राह्मणपुरा तुलापट्टी से बिलोंग करता हूँ। जी जी। आपके गांव में बहुत लोगों से मिले हैं, बहुत लोगों ने अपना अपना अनुभव साझा किया मेरे साथ। आपको अपने गांव की कुछ या एक ठो कम से कम अच्छी परंपरा बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगे। देखिए, हमारे गांव में जो परंपराएं हैं वो पहले जब हम लोग बचपन में इतनी अच्छी संस्कृतियां और परंपराएं हमारे गांव में थी। आज भी हमारे गांव में दो संस्कृति हमको बहुत अच्छी लगती है, जो एक दाह संस्कार की है और एक होली का है। जी। होलिका जैसे गांव में दाह संस्कार के लिए कुछ गांव में मैंने ऐसे देखा है कि मृत्यु होने के बाद जो है क्या कहते हैं, नाई के द्वारा गांव में बुलावा देना पड़ता है कि भाई दाह संस्कार करने चलना है। लेकिन हमारी परंपराएं ऐसी हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अगर मर गया, चाहे उससे दुश्मनी ही क्यों ना हो, खाब खैया ना हो, न्योता हकारी ना हो, बोला चाली ना हो, फिर भी उस घर से एक व्यक्ति उसके दाह संस्कार में सम्मिलित जरूर होता है। दूसरी परंपरा होली की, पूर्वजों ने हमारे बना दिया है कि गांव में जो कहते हैं 12 परिवार हैं, एक परिवार का हर साल जो कहते हैं एक ही परिवार के दरवाजे पर पूरे गांव जुट करके और वहीं जलपान, वहीं सारी व्यवस्थाएं होती हैं और वहां से दो तीन घंटा उसके दरवाजे पर गाना बजाना करके और सारे लोग एक साथ उठ करके और गांव के प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंचते हैं। ये परंपराएं आज भी हमारे यहाँ चल रही हैं, जो हमको बहुत अच्छी लगती है। लगभग एक चीज़ और आप बताइए कि आप पीएससी में थे, सेवानिवृत्त हुए, तो कहीं बाहर अपना मकान बना करके न रहे बल्कि आप अपने गांव में आए। जी हाँ, जी हाँ, ऐसा है। देखिए, आज की स्थिति ये है कि प्रतिवर्ष लगभग एक घर में ताले बंद हो जाते हैं और इसकी मजबूरियां ये है कि सारे लोग जो है रोजगार और नौकरी के चक्कर में है। मैं नौकरी किया, लेकिन हर आदमी के विचार अलग अलग हैं। और जो क्या कहते हैं, मैं रिटायरमेंट हुआ और रिटायरमेंट होने के बाद क्योंकि अपने गांव से, अपनी संस्कृति से, अपने ज़मीन से, क्योंकि ज़मीन है, मकान है, तमाम अपने रिश्तेदार हैं, उनसे मिलना जुलना, उनके साथ में मिल करके रहना हमारे गांव की परंपरा और हमारे गांव की संस्कृति इतनी अच्छी थी कि हमारा जो है क्या कहते हैं, कभी भी शहर में मन नहीं लगा। काफ़ी लोग रिटायरमेंट होने के बाद 1 बिस्सा 2 बिस्सा ज़मीन ले करके मकान बनवा लेते हैं और वो अपने को बड़ा गर्वान्वित महसूस करते हैं कि मैंने कुछ कमाई किया और मैं जो कहते हैं शहर में रह रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कल्चर देहात में है, जो शांति और जो स्वतंत्रता जो देहात में है, जो प्रेम देहात में है, जो व्यवहार देहात में है, वो शहर में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। बस हमारा यही विचार था और मैं अपनी जो कहते हैं अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और अपने जन्मभूमि को मैं पसंद करता हूँ। अपने जन्मभूमि भी हमको बड़ी अच्छी लगती है, गांव की परंपरा अच्छी लगती है, गांव के लोग अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं जो कहते रिटायरमेंट होने के बाद पुनः जो कहते घर आ गया। एक चीज़ आप बचपन में देखे होंगे, लोक संगीत। हर गांव में लगभग लोक संगीत का कार्यक्रम अपने मनोरंजन के लिए लोग स्वयं गाते थे, रचना भी कर देते थे। उस संस्कृति में कितना बदलाव आया है, अभी है या ख़त्म हो रही है? देखिए, कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो कुछ जन्मजात चलती हैं। हमारे यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम पूछे हैं ना? जी जी। सांस्कृतिक प्रोग्राम में हमारे यहाँ ऐसे थे कि संगीत के विशारद थे, जो विशारद विद्वान होते थे, जैसे नारायण देव दुबे हुए, उमाशंकर दुबे हुए, उनके जो कहते हैं उनके भाई केदार दुबे के पुत्र जो श्री प्रकाश दुबे थे, अच्छे संगीतज्ञों में थे, हर जगह इंस्ट्रूमेंट का वादक। और उनके भी जो कहते हैं, जबकि उनके परिवार में आज भी परंपराएं चल रही हैं, उनके नाती हैं, अरुण हैं, वरुण हैं, ये सब जगह आज भी उस परंपरा को जीवित चल रहे हैं। बहरहाल हमारे इस तुलापट्टी में
लगभग कम से कम 90% जो है क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत जो कहते हैं संगीत में जो कहते हैं, मतलब संगीत एक रोना गाना तो सबको आता है, लेकिन गाने की जो कहते हैं जो व्यवस्था जो कहते हैं, तुला पट्टी के एक टूर्नामेंट में मैं गया था लखनऊ, वहाँ पर जो कहते हैं ऐसे जो कहते हैं एक अधिकारी थे एसडीओ, वो जो उनको बोलने को मिला, क्योंकि व्यक्तिगत संगीत में, शास्त्रीय संगीत में मैं वहाँ प्रथम आया था टूर्नामेंट में, तो उन्होंने कहा कि गाना रोना तो सबको आता है, लेकिन एक बात मैं विश्वास के साथ कहूंगा कि अगर ग्राम ब्राह्मणपुरा के, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर के ग्राम ब्राह्मणपुरा के तुला पट्टी के कुआं का पानी जो व्यक्ति पी ले और बिल्कुल गाना न जानता हो, तो ये हमारा विश्वास है कि वो गाना जान जाएगा। हाँ, तो आज भी परंपरा हमारी जीवित है। लगभग 90% जो कहते हैं लड़के जो है क्या कहते हैं, कुछ गला का जो कहते हैं गाने का चढ़ाव उतार और स्वर का उनको बोध है। आज हमारे यहाँ एक चंदन दुबे लड़का है, उसके परिवार में बहरहाल कोई नहीं, न संगीतज्ञ था न वादक था, आज जो है क्या कहते हैं प्रदेश स्तर पर जो कहते हैं 1 नंबर का जो क्या कहते हैं तबला वादक है, जो कहते हैं आज भी हमारी परंपरा है तबला वादक। एक लड़का अभी नया निकला है, राजू दुबे का लड़का, अच्छा ढोलक बजाता है। तो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले और गाने वाले आज भी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और आज भी परंपराएं चल रही हैं, ये खत्म होने वाली नहीं है। अच्छा, आदमी जिससे पहले बीमार वगैरह हो जाता था, तो क्या गांव में डॉक्टर थे या वैद्य? वैद्य रहते थे। हमारे यहाँ एक कमलाकर दुबे वैद्य थे, इसी परंपरा जिसके संगीतज्ञ बताए हैं, वो भी संगीतज्ञ थे, लेकिन वो इतना खुले हुए नहीं थे, वो अपने मन ही मन साधना करते थे और इतने अच्छे वैद्य थे कि नाड़ी पकड़ करके आपको बता देते थे कि आप सुबह खाना क्या खाए हैं और रोग क्या है, और उस रोग की दवा स्वयं अपने जो क्या कहते हैं बना करके और पुड़िया में देते थे। और आज भी लोग जो कहते हैं जो उनकी दवा किए हैं, आज भी लोग जो कहते हैं उनकी बड़ाई करते हैं कि कमलाकर दुबे जैसा वैद्य अभी जो कहते हैं इस इलाके में कोई नहीं हुआ। हम लोग तो पूजा करते हैं तो शुरू में वही स्वस्ति वाचन ही होता है ना, वाचन ही एक तो वही कि हरि ओम मह स्वस्ति न इंद्र वृध श्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातुः पृग्धसस्वामरुतः पृक्ष्णमातरः शुभं यावानो विदधि सुजग्मयः अग्निर्जिह्वामनवः सुरक्षचसो विश्वेनो देवा अवशागमन्निहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाभिः यजत्राः स्थिरं गङ्गये तुष्ट्वा समस्त्रगुङ्नभूषेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नोः शरदोः अन्ति देवा यत्रा नश्चक्राः जरशं तनूनामं पौत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानोः मध्यारिखिरायुर्गन्तः अदितिरिद्यौ अदिति अन्तरिक्षमदितिः निर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजनाः अदितिः मार्जजनित्वम् ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्तिः शरोगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरिधि। इसी तरह स्वस्ति वाचन से ही शुरुआत होती है। मंगलम चला गांव की ओर की तरफ से मैं विनीत दुबे गांव का भ्रमण करने की मिशन पर निकला हूं। गांव की संस्कृति, गांव की परंपराओं को आपके समक्ष लेकर आऊंगा। क्योंकि एक बात है कि भारत की 90% आबादी पहले गांव में बसती थी, आज मान के चलिए लगभग 72% आबादी गांव में है। तो भारत में लगभग 6.5 लाख गांव हैं और हमारा मिशन है कि हम लगभग हर गांव की तरफ बढ़ें, एक एक गांव को छूते हुए जाएं, उनकी परंपराओं को, उनकी संस्कृतियों को आपको दिखाते रहें। किसी दिन हो सकता है आपको अपने गांव को भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने गांव की झलक किसी अन्य गांव में भी देख सकते हैं। हो सकता है कि आप की परंपराएं जो आपके गांव में है वो किसी अन्य गांव में भी आपको देखने को मिल जाए। आपके गांव की महान विभूतियां, स्थान आदि से परिचय आपका मंगलम गांव की ओर कार्यक्रम में मिलेगा, देखने को मिलेगा। इसलिए मंगलम गांव की ओर कार्यक्रम को देखते रहिए। हम अपने प्रयास को लगातार जारी रखेंगे कि आपके गांव तक पहुंच जाएं या आपके गांव जैसा कोई गांव हम आपके समक्ष दिखा सके, आप उसको देख सकें।